नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग प्रिंट इन जापान। पिछले वाले क्लास में आपने प्रिंट इन चाइना देखा कि चाइना में प्रिंटिंग किस तरीके से फैलता चला गया, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जापान में किस तरीके से हमारा प्रिंट फैलता चला गया। ठीक है, जापान के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जापान हमारा। देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। याद रखिएगा, हैंड प्रिंटिंग बोले या फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोले, आपको दोनों का मतलब सेम समझना है। ठीक है, बस आप इसमें ध्यान ये रखना कि हैंड प्रिंटिंग का मतलब हो गया कि जो कि हाथ से किया जाएगा, और वुड ब्लॉक का मतलब हो गया कि हाथ से ही किया जाएगा लेकिन सहारा किसका लिया जाएगा, वुड ब्लॉक का, यानी कि लकड़ी के टुकड़ों पे डिजाइन बना के इस प्रकार का। इनटू जापान अराउंड एडी 768-770, यानी कि जापान में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो जापान में कौन सा आया, हैंड वाला, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जापान में आया। कहाँ से आया, चाइना से आया। याद रखिएगा, पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा वो चाइना के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, देखो 3 ही जगह पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले आया था। हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, इस वाले यहीं पे था, हमारा शुरुआत में ही था। हाँ, पहला चाइना, फिर जापान और उसके बाद कोरिया। ये 3 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले डेवलप हुआ, जिनमें से हमको 2 ही के बारे में पढ़ना है चैप्टर के अंदर। पहला चाइना के बारे में जो पढ़ चुके हैं, और जापान के बारे में पढ़ना जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया हमारा कहाँ पे, चाइना में। चाइना का जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वो कहाँ चला गया, धीरे धीरे फैलते फैलते जापान चला गया। अब लेके गया कौन, जरा इसमें किसके बारे में भी देख लिया जाए। इसमें कहा गया बुद्धिस्ट मिशनरीज। बुद्धिस्ट मिशनरी का मतलब होता है कि वो इंसान जो कि बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं और बौद्ध धर्म को बहुत ही फैलाते हैं, प्रचारक होते हैं उनके। इन लोगों ने चाइना से निकल के कहाँ चले गए, जापान चले गए। और जब ये लोग जापान गए तो अपने साथ क्या आइडिया लेकर गए, वो लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया लेकर गए जापान। कब भाई, 768 और 770 के बीच में, आसपास एडी का बात हो रही है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के इतने साल के बाद। कोई डाउट नहीं ना इसमें, चले आगे बढ़ते हैं फिर। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ जापान में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, तो पहला तो चाइना से आया। कौन लेकर आया, बुद्धिस्ट मिशनरीज लोग लेकर आए थे। ठीक है, और कब लेकर आए थे, 768-770 के आसपास एडी में लेकर आए थे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्र प्रिंटेड इन एडी 868 बाई हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। बात करें चाइना का एकदम सबसे पुराने किताब, सॉरी चाइना नहीं, जापान का। बात करें जापान के सबसे पुराने किताब का नाम का, तो वो था हमारा डायमंड सूत्र। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि जापान के सबसे पुराने किताब का नाम क्या था, डायमंड सूत्र, जो कि कब छापा गया था, 868 एडी में छापा गया था, वो भी हैंड प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, यानी कि हाथों से बेसिकली छापा गया था। आगे, डायमंड सूत्र कंटेन्स 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलिस्ट्रेशंस। जो डायमंड सूत्र किताब था, जो कि जापान का सबसे पुराना किताब है, इस किताब का सबसे बड़ा खूबी यह था कि इसमें मात्र 6 ही पेज थे। सोचो, यानी कि 6 पेज का एक किताब था हमारा बस। और इस किताब का खूबसूरती ये भी था कि बगल बगल में वुड कट इलिस्ट्रेशन बने हुए थे, यानी कि ऐसा लगता था कि लकड़ी बगल बगल से काट के निकाला गया, ऐसा, यानी कि लकड़ी का डिजाइन उसमें बना हुआ था डायमंड सूत्रा में। ये डायमंड सूत्रा का फीचर्स आपको बताया जा रहा है। आगे फिर क्या हुआ जापान में, और देखो, पिक्चर्स वेयर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। तो जैसे जैसे चाइना से निकल के हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में आया, और जापान में जैसे जैसे हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैलता चला गया, अब जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कपड़ों में किया जा रहा है इमेज बनाने के लिए। प्लेइंग कार्ड्स, जिसको हम लोग आम भाषा में ताश भी बोलते हैं, खेलते हैं हम लोग जो, उसमें भी किया जाने लगा। और पेपर मनी, यानी कि मनी में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि पेपर का मनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको ये बताया जा रहा है कि जब जापान में हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुँचा तो उसका जो इस्तेमाल है अलग अलग चीज़ों में किया जाने लगा, कपड़ों में, प्लेइंग कार्ड्स में, पेपर मनी में, इन सब चीज़ों में। आगे, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वेर रेगुलरली पब्लिश्ड बुक्स। अब जो लेखक थे और जो कवि थे, यानी कि जो कहानी लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, इन सारे लोगों ने
किताब छापना चालू कर दिया, क्योंकि भाई कहानी लिखने वाले लोग हैं, किताब लिखने वाले लोग हैं, तो ये इन लोगों ने अपना किताब छापना चालू किया, जिस किताब में ये लोग अपने कहानी, कविता, इन सबको छापते थे और मार्केट में जाके ये लोग बेचते थे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से दर्शा जा रहा है कि चाइना में, सॉरी चाइना नहीं, बाय मिस्टेक, जापान में किस तरीके से हमारा प्रिंटिंग बढ़ रहा था। आगे बुक्स वेयर पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स, सो बुक्स वेयर चीप। अब देखो, जब ज़्यादा कोई चीज़ मार्केट में हो जाता है ना, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक घट जाता है, समझेगा ध्यान से। तो जापान में किताबों का संख्या क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो किताब जब बहुत सारे हो गए जापान में, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक सस्ता हो गया, और जब प्राइस सस्ता हो गया तो हर प्रकार के लोग उसको खरीद पा रहे थे, इस्तेमाल कर पा रहे थे और अपने नॉलेज को वो बढ़ा पा रहे थे। इन दी लेट 18th सेंचुरी ईडो को हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, टोक्यो, और जापान का राजधानी है ये, जापान का कैपिटल है। जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, उसी प्रकार से जापान का कैपिटल टोक्यो है, जिसका नाम पहले क्या हुआ करता था, ईडो। इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। यानी कि जो जापान का आज हमारा टोक्यो शहर है, जिसको हम लोग पहले ईडो के नाम से जानते थे, वहाँ पे उस समय में ईडो को एकदम पिक्चर से भर दिया था, पेंटिंग से भर दिया था पूरा। मतलब कि जहाँ जहाँ आपको उस समय पे नजर जाता, हर जगह पर केवल पिक्चर ही और पेंटिंग ही आपको देखने को मिलते थे उस समय पे। ठीक है, आगे लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वेयर पैक्ड विथ बुक्स। जापान में जितने भी लाइब्रेरी थे, बुक स्टोर थे, जहाँ पे किताब बिकता है, और जहाँ पे लाइब्रेरी थे, उन सभी जगहों पर किताब भारी मात्रा में देखने को आपको मिलता था। ठीक है, क्योंकि जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बड़ा ही डेवलप कर रहा था। ठीक है, आगे देयर वेयर बुक्स ऑन वोमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। अब देखो, किताब किन किन चीज़ों पर वहाँ पे छापा जा रहा था जापान में। किताब उस समय पे जापान के अंदर छापा जा रहा था महिलाओं के ऊपर, कि महिलाओं का जीवन किस प्रकार का होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर छापा जा रहा था, यानी कि किस प्रकार का संगीत बजाने वाला यंत्र होता है, उसके ऊपर। कैलकुलेशन यानी कि किस प्रकार से कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब होता है। टी सेरेमनी, देखो यहाँ पे ना एक बड़ा अजीब बात है, आपको जानकर बड़ी अजीब लगेगा, लेकिन जापान में बड़ा आम बात है। जापान में ना टी सेरेमनी होता है। टी सेरेमनी का मतलब ये हो गया कि एक जगह पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एकदम फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, और वहाँ पे केवल और केवल वो लोग चाय पीते हैं। यानी कि जापान में चाय का बहुत क्रेज है वहाँ पे। ठीक है, आगे फ्लावर्स अरेंजमेंट, फ्लावर को कैसे सजाना है अपने घरों में, ये सब भी उसमें लिखा रहता था किताबों में जो लोग छापते थे। कुकिंग, भोजन के बारे में, भोजन कैसे बनाना है भाई, उसके बारे में भी लिखा रहता था। और फेमस प्लेसेस के बारे में भी लिखे रहते थे। तो इन सभी प्रकार के चीज़ों के बारे में जापान के अंदर किताब छपने लग गए थे। तो यहाँ पे आपको ये भी दर्शाया जा रहा है, आपको दिखाया ये जा रहा है कि जापान भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह गया था, वो भी बहुत आगे बढ़ चुका था। यानी कि जापान में भी प्रिंटिंग हमारा धीरे धीरे लार्ज नंबर में फैल रहा था। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। लेकिन अगला टॉपिक हमारा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। चलिए, अब हम लोग अंदर, मतलब अब हम लोग एंटर करने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। अभी तक केवल 2 कंट्री के बारे में बात हुआ, याद रखिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने बात किया, ये कंट्री है, कॉन्टिनेंट नहीं है। चाइना क्या आपका क्या है, कंट्री है। जापान क्या है, कंट्री है। तो ये दोनों कंट्री था। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यूरोप के अंदर प्रिंट किस तरीके से आया। यूरोप के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है भाई हमारा यूरोप। तो इसमें आपको देखना ये है कि यूरोप में प्रिंट कैसे आया, और आया तो उसका कैसे इस्तेमाल किया गया, जरा देखा जाए। तो इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक टॉपिक क्रिएट कर लेंगे कि अबाउट मार्को पोलो एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रिंट कल्चर। यहाँ पे ना एक इंसान के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से बात करने वाले हैं। उनका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन थे, ये भी हम लोग जानेंगे, पहला बात तो ये। दूसरा बात हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि प्रिंट कल्चर में, यानी कि प्रिंट को बढ़ाने में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या रोल प्ले किया, ये भी देखेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है मार्को पोलो जी के बारे में कि मार्को पोलो वॉज अ ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर। सबसे पहला बात तो ये कि मार्को पोलो क्या थे, एक ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर थे। इसमें से ना आपको 2 बार पता चल रहा है।
पहला बात इसमें आपको यह पता चल रहा है कि पहले तो बात ये इटली के रहने वाले थे, जो इटली आपका पड़ता कहाँ पे है, यूरोप के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये इटली के रहने वाले थे और ये एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो कि अलग अलग जगहों के बारे में ना खोज करते हैं। खोज का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में जानना, जानने के बाद किताबों में लिखना और लिखने के बाद फिर लोगों को बताना कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ होता है। एक्सप्लोरर का मतलब भी होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ढूंढो, खोजो, तलाश करो, ये सब चीज़। तो मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर भी थे। ये तो आपने जान लिया मार्को पोलो जी के बारे में, लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था जरा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको शॉर्ट नोट के तौर पर लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है। इन 1295 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। देखो यहाँ पे भी बात हो रहा है चाइना का। पिछले वाले क्लास में आपने पढ़ा था चाइना के बारे में, और अभी तुरंत आपने पढ़ा कि जापान में भी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया वो कहाँ से आया था, चाइना ही से आया था। और यूरोप में भी जो आया वो भी कहाँ से आया, चाइना से ही आया। क्यों चाइना से आया, क्योंकि मार्को पोलो खोज करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को तलाश करने के लिए कहाँ गए थे, चाइना गए थे। और ये चाइना से वापस अपने देश इटली लौट जाते हैं कब, 1295। अब जरा आप खुद सोचो कि जो इंसान चाइना में था, चाइना के बारे में खोजबीन कर रहा था, और जब वो 1295 में अपने देश इटली लौट जाएगा तो क्या उनके पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का नॉलेज भी साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इटली जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूरोप के अंदर, जब मार्को पोलो चाइना से अपना खोज पूरा करके, पूरा एक्सप्लोर करके चाइना को जब अपने कंट्री इटली लौटे, तो उन्होंने अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी लेकर वो चले गए अपने देश। कहाँ से लेकर गए, चाइना से लेकर गए, ठीक है। आगे, ही ब्राउड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विथ हिम। वही बात है जो हमने कहा कि जब ये चाइना से अपना पूरा खोज कर लिए, जब ये अपने कंट्री इटली चले गए, तो ये अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज था वो भी साथ लेकर चले गए, ठीक है। आगे, नाउ इन इटली, अब जब ये इटली पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे क्या अप्लाई किया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला टेक्नोलॉजी था जो था वो उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो नाउ इन इटली बुक्स स्टार्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड विथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब चूंकि भाई ये चाइना में रह चुके थे, तो जब ये चाइना से अपने देश इटली गए और इटली जैसे ये पहुँचे वहाँ पे तुरंत इन्होंने लॉन्च कर दिया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला टेक्नोलॉजी। और जैसे ही वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आया, बड़े मात्रा में किताबों का छपना चालू हो गया, बड़े लेवल पे किताबों का छपना चालू हो गया था, ठीक है। यानी कि हर प्रकार की किताब अब इटली में भी छप रहा था। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी पूरे इटली में फैला, और देखते ही देखते ये टेक्नोलॉजी हमारा पूरा यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया इटली से निकल के। आगे, एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। जैसे जैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारा इटली में फैला, इटली के अलावा बाकी सारे कंट्री में फैला, यानी कि पूरे यूरोप में जब फैल गया तो किताब का डिमांड जो है ना बहुत बढ़ गया। अब देखो भाई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एकदम पूरा फैल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग किस चीज़ का डिमांड करेंगे, किताब का डिमांड करेंगे कि भैया किताब हमको चाहिए, अब हमको पढ़ना है। तो डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ा हमारा किताबों का, उन सारे डिमांड को पूरा किया यूरोप ने, यानी कि किताबों को बड़े लेवल पे छापा और हर लोगों को किताब बेचा, जिनको खरीदना था उन्होंने खरीदा। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि पूरे यूरोप में किताब का संख्या इतना ज़्यादा हो गया था कि ये अपने से दूसरे बाहर कंट्री को भी सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे कि भैया तुम भी लो पढ़ो, लेकिन फ्री में तो नहीं देंगे, पैसा लेंगे, है ना, यानी कि बेचेंगे बेसिकली, ये था। बुक फेयर्स वेयर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कई जगह पर तो किताबों का मेला लगता था कि हाँ भैया किताब का मेला है, आप आओ, आपको जो किताब पसंद आए वो खरीद लो, जो कि आज भी हमारे इंडिया में कई जगह पर हो जाता है, बुक फेयर लगता है, ठीक है। तो ये था कंट्रीब्यूशन किनका, मार्को पोलो जी का, ठीक है। ये इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, यानी कि प्रिंट कल्चर में, प्रिंट को बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट्स का। हैंड रिटन का मतलब समझ में आता है कि जो हाथ से लिखा जाए, लेकिन मनुस्क्रिप्ट का मतलब ही होता है जो हाथ से लिखा जाए। तो हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, वो चीज़ जो किससे लिखा जाए, हाथों से लिखा जाए। उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगेन हायरिंग स्किल्ड हैंड राइटर्स
हु रोट बुक्स। अब देखो पूरे यूरोप में हमारा क्या फैल रहा था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैल रहा था, किताबों का डिमांड बढ़ रहा था। लेकिन जितना डिमांड था ना, यानी कि जितना लोगों को किताब चाहिए उतना किताब छप ही नहीं पा रहा था। कहने का मतलब खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे लेकिन किताब को प्रोड्यूस करने वाले लोग कम थे। तो अब हर लोगों को किताब पहुंच सके, दुकानदार आराम से किताब बेच सके, वहाँ पे जो बुक सेलर हुआ करते थे, जो किताब के दुकानदार हुआ करते थे, उन्होंने अपने यहाँ पर इस प्रकार के लोगों को हायर करना चालू किया जो कि बड़ा स्किल्ड थे, पढ़े लिखे थे, जो किताबों को लिख सकते थे देख के, यानी कि कॉपी कर सकते थे। देखो आज यदि हम लोगों को फोटो कॉपी कराना होता है तो हम लोग अपने स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं और आराम से करा लेते हैं। लेकिन क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले क्या करना पड़ता था, देख देख के दूसरे कॉपी में उसको नोट करना पड़ता था, सेम टू सेम। ऐसा क्यों कर रहे थे बताओ? अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जब पूरे यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतना फैल ही गया था तो बुक सेलर अपने यहाँ पे लोगों को हायर क्यों कर रहे थे? लोगों को हायर इसलिए कर रहे थे, देखो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जिस प्रकार का डिमांड था किताब का, उस प्रकार का डिमांड हमारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। अब जब कंप्लीट नहीं कर पा रहा था तो हर किताब का दुकानदार, जो किताब का दुकानदार है, वो ये चाहेगा कि हमारे दुकान से कोई भी ग्राहक लौट के ना जाए, किताब हमारे दुकान से ज़्यादा बिके। तो उन्होंने अपने यहाँ पे बड़े लेवल पर वैसे लोगों को हायर करना चालू किया जो कि पढ़ा लिखा है और चीज़ों को देख देख कर कॉपी कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, ऐसा होना वहाँ पे चालू हो गया। मोर देन 50 स्किल्ड हैंड राइटर्स वेर ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर। सोचो एक दुकानदार के लिए लगभग 50 आदमी किताब लिखते थे। किताब लिखने का मतलब केवल कॉपी करते थे, देख देख के कॉपी करते थे। इसलिए किया जाता था ताकि बढ़ते हुए डिमांड को पूरा किया जा सके किताबों का। ठीक है, ये था हमारा हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट्स। लेकिन मनुस्क्रिप्ट्स का ना कुछ ड्रॉबैक भी था, यानी कि जो किताब हाथ से लिखे गए इनका कुछ ड्रॉबैक भी था, कुछ कमी भी था। इनमें क्या कमी था जरा देखा जाए। इनमें कमी क्या रह गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स, पहला इसमें यह है कि मनुस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। यानी कि जितना डिमांड हमारा किताबों का था वो डिमांड ना ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर पाया, ना ही मनुस्क्रिप्ट्स कर पाया। कहने का मतलब यहाँ यह है कि जितना लोगों को किताब चाहिए था उतना किताब लोगों को मिल नहीं पाया। पहला तो हमारा ये हो गया। और दूसरी बात तो भाई आप मनुस्क्रिप्ट में क्या करते हैं, बेसिकली हाथों से लिखते हैं, तो हाथों से आप लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है समय तो और लगता है। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक यही था आपका इसमें, बढ़ते हुए डिमांड को ये पूरा नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, पहला ये। दूसरा ये कि कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। अब देखो होता क्या है ना, बेसिकली आपको पूरा एक किताब देख देख के छाप देना है, तो क्या ये महंगा नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि आप एक किताब 1 घंटे में या फिर एक दिन में छाप मतलब कॉपी कर लोगे? कभी नहीं। आप ऐसे खुद सोचो कि जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम स्कूल नहीं जाते थे तो अपने दोस्त से मांगते थे नोट्स लिखने के लिए। जब उसको आप 2-3 दिन में लौटाते थे जिसमें आपको 10-12 पेज केवल लिखना पड़ता था, तो सोचो यहाँ पे तो पूरा किताब लिखना पड़ रहा है। तो किताब लिखना पड़ेगा तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, और ज़्यादा समय लगेगा तो ऑब्वियस बात वो महंगा तो होगा ही। ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट जो होता था यानी कि जो किताब हाथ से लिखे जाते थे वो पहला बात तो महंगा होता था क्योंकि समय बहुत लगता था। दूसरा लेबोरियस, लेबोरियस मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता था उसमें, बैठ बैठ कर एकदम 16 घंटे 17 घंटे एकदम लगातार लिखे जा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क वाला काम था ये। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कंज्यूमिंग था, समय बहुत लगता था इसमें। ठीक है, आगे ये इसका दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा क्या था, मनुस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड इजिली। मनुस्क्रिप्ट जो थे, जो कि हाथ से किताब लिखे जाते थे, पहला तो वो फ्रेजाइल हुआ करता था। फ्रेजाइल का मतलब होता है वैसा किताब जो कि कमजोर हो, थोड़ा सा उसको मोड़ो टूट जाए। जैसे आपका ये हिस्ट्री वाला किताब जो है, इसको आप कितना भी मोड़ लो ये टूटेगा नहीं। लेकिन उस समय पे हमारे पास उतना बेहतरीन पेज का क्वालिटी नहीं होता था, हम लोग थोड़ा सा पेपर को मोड़ते थे और वो टूट जाता था, बिखर जाता था। तो फ्रेजाइल का मतलब कमजोर, कमजोर होता था, पहला बात। दूसरा बात, उसको हैंडल करना बड़ा ऑकवर्ड लगता था। ऑकवर्ड मतलब बड़ा खराब लगता था क्योंकि बड़ा बड़ा किताब होता था उस समय पे। हमारे पास ना छोटा छोटा है, इतना छोटा किताब है कि आराम से बैग में हम लोग भर लेते हैं, लेकिन उस समय पे किताब बड़ा भारी मिलता था और बड़ा मतलब बहुत बड़ा बड़ा होता था, वो बड़ा ऑकवर्ड लगता था, बड़ा अजीब लगता था, और इसको आप बहुत ही आराम से कैरी भी नहीं कर पाते थे। ये इसका ड्रॉबैक था। मनुस्क्रिप्ट्स वेयर बिग एंड हैवी, तो जो मनुस्क्रिप्ट थे, जो हाथ से किताब लिखे जाते थे, वो बड़ा होता था और बहुत ही भारी भरकम होता था। आज की किताब बड़ा सिंपल है। सिंपल होने का रीज़न ये है कि आपके पेज का क्वालिटी बड़ा मस्त है और पेज इतना हल्का है कि आप यकीन भी नहीं करते हैं।
यानी कि इतना हल्का पेज है कि 300-200 पेज में आपका पूरा किताब आ जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और उस समय पे हमारे पास इतना पतला पेपर नहीं हुआ करता था, तो बहुत ही बड़े बड़े हमारे किताब छपते थे और बहुत ही भारी होता था उस समय पे वो। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा मैन्युस्क्रिप्ट्स का ड्रॉबैक। अगला हमारा इसमें हम लोग बात करेंगे कि इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है, जैसे सबसे पहले क्या था, लोग हाथ से छापते थे, उसके बाद हमारा आ गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके बाद थोड़ा सा उसमें और तरक्की हो गया, तो अब हमारे पास आ गया एक बेहतरीन, उससे भी अच्छा प्रिंटिंग प्रेस। ये कौन लाया? ये लाया जॉन गुटेनबर्ग ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने इन्वेंट किया पहला ऐसा प्रिंटिंग प्रेस जो कि उस समय पे सबसे नया था। देखो, इससे पहले क्या था बताओ? इससे पहले वुड ब्लॉक वाला था। तो वुड ब्लॉक से जो बेहतरीन आ गया हमारे पास, उससे जो बढ़िया वर्जन वाला हमारे पास प्रिंटिंग आ गया, वो था जॉन गुटेनबर्ग जी का, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने इन्वेंट कब किया था भाई? 1430s में किया था। तो ये इनके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट यानी कि अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।